नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। प्लास्टिक नोटों की तैयारी के बीच अखिलेश यादव ने आरबीआई के टेंडर पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जापान के पूर्व मंत्री के आरोपों ने नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिली। उधर कुछ ही देर में राहुल गांधी देहरादून में छात्रों से संवाद करने वाले हैं। इस बीच पीओके पर पाकिस्तान ने नई चाल चल दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। प्लास्टिक नोटों की तैयारी पर अखिलेश का हमला, आरबीआई टेंडर को लेकर उठाए बड़े सवाल। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा गड़बड़ी केस में पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जापानी मंत्री ने लगाए भारत पर आरोप, कांग्रेस ने पीएम पर उठाए सवाल। देहरादून में छात्रों से सीधा संवाद करेंगे राहुल गांधी, सीएम धामी ने पहल पर उठाया सवाल। गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की तैयारी शुरू कर चुका पाकिस्तान। प्लास्टिक नोट शुरू करने के आरबीआई के प्लान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर सवाल उठाया कि भ्रष्ट बीजेपी राज में अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा क्या? कमीशन खोरी का मॉडल इस हद तक गिर जाएगा? देश की जनता ने सोचा न था। जब देश की मुद्रा ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था और देश आत्मनिर्भर कैसे होगा? अब क्या सरकार भी आउटसोर्सिंग पर दे दी जाएगी? दरअसल आरबीआई पहली बार देश में प्लास्टिक के बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है और इस योजना के लिए आरबीआई ने पॉलीमर शीट्स की खरीद का वैश्विक टेंडर जारी किया है, लेकिन इसे बड़े ही छोटे तौर पर दे दिया गया। कई लोगों की तो नजर भी नहीं पड़ी होगी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त तय की गई है। अब इस पर अखिलेश ने कहा है कि इतने बड़े और संवेदनशील कार्य के लिए इतना छोटा कंजूसी भरा टेंडर निकालने के पीछे कहीं चुपके से औपचारिकता पूरी करने का कोई गलत मंसूबा तो नहीं है। लगता है कि सेटिंग पहले ही हो चुकी है, दिखाने को खाना पूर्ति की जा रही है। बीजेपी सरकार नहीं, मुनाफाखोरों की भागीदार है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने मंदिर के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान बद्रीनाथ मंदिर में आने वाली दान राशि में गड़बड़ी की गई। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी से पहले वो अपनी सेवा पूरी कर रिटायर हो चुके थे। आरोप है कि राजेंद्र चौहान ने मंदिर अधिकारी के पद पर रहते हुए इसी जिम्मेदारी में लापरवाही बरती और चढ़ावे की रकम में हेराफेरी की। मंदिर के रिकॉर्ड और ऑडिट जांच में जब कुछ गड़बड़ियां सामने आई तो पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कराई और इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गड़बड़ी में कितनी बड़ी गड़बड़ी थी और इसमें और कोई लोग शामिल थे या नहीं। जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माकिहारा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन परियोजना में मैं खुद भी शामिल था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा जो बात सामने आई वो ये है कि भारतीय पक्ष का रवैया अलग था। मेरे अनुभव में वे कई बार किए गए वादों पर कायम नहीं रहे, कई बार समझौते के बाद भी अपनी बात बदल दी और आखिर तक अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। परियोजना से जुड़े मंत्री का रवैया भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर शीर्ष स्तर पर ऐसा व्यवहार हो तो अच्छी साझेदारी करना मुश्किल हो जाता है। माकिहारा ने आगे लिखा कि इस परियोजना में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले जापानी लोगों के सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अनुसार इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष पर है। माकिहारा का दावा है कि प्रधानमंत्री तकाइची की भारत यात्रा से भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। खबर का दावा है कि भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में सुरक्षा के लिए अहम सिग्नल सिस्टम में जापान को बाहर कर दिया गया है। माकिहारा के आरोपों पर भारत में विपक्ष पीएम मोदी को निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि वाह मोदी जी वाह,
जापान के पूर्व मंत्री ने भारत जापान शिंकानसेन बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी के लिए न सिर्फ भारत को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि मोदी सरकार और उनके मंत्रियों की कलाई खोलकर रख दी है। प्रभारी मंत्री रील उर्फ रेल मंत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि कितने शर्म की बात है कि इतने महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट को इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से संभाला गया। जिस बुलेट ट्रेन को न्यू इंडिया की पहचान बताया गया था, उसी पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचना हो रही है। हालांकि अब तक जापान के मंत्री के आरोपों पर भारत सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर उठते सवालों के बीच भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल चुकी है। आज शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी और उत्तर रेलवे के तहत इसका संचालन किया जाएगा। इस तकनीक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए बिजली तैयार की जाती है, जिससे ट्रेन को चलाया जाता है। खास बात यह है कि इससे डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटने का दावा किया जा रहा है। ये ट्रेन एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। इसका मकसद हाइड्रोजन तकनीक की क्षमता को परखना और भविष्य में देश में पर्यावरण के अनुकूल रेल यात्रा को बढ़ावा देना है। ये 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है, जिसमें करीब 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि इसे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें करीब 2600 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। ये ट्रेन जींद जंक्शन, गोहाना जंक्शन और सोनीपत को जोड़ेगी और रास्ते के कई छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकेगी। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें तैयार की जा रही हैं। इससे पहले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश इस तकनीक पर काम कर चुके हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। शाम 7 बजे शुरू होगा राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। राम रक्षा आंदोलन के लिए मोहन भागवत को मिला न्योता। सोनम वांगचुक पर बयान देकर घिर गए आमिर खान। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान। उत्तराखंड के देहरादून में बन्नू स्कूल का मैदान छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है। शाम 7 बजे राहुल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से राजनीति में हैं और उन्हें उन राज्यों की भी बात करनी चाहिए जहां उनकी पार्टी की सरकार रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड में भी कई व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड को पेपर धांधलियों का एपिसेंटर बना दिया गया है और यहाँ पर छात्रों को पद उनकी मेहनत से नहीं बल्कि पेपर माफियाओं के तय किए गए रेट से मिलता है। राम मंदिर दान चोरी के विरोध में शिवसेना यूबीटी 18 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने आरएसएस को भी बुलावा भेजा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की पवित्रता की रक्षा और लोगों को जागरूक करने के लिए शिवसेना यूबीटी ने राज्यव्यापी राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने मोहन भागवत से अपील की कि वो इस आंदोलन में शामिल होकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का संदेश दें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलन के दौरान पार्टी नेताओं और शिव सैनिकों के साथ राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होंगे और राम मंदिर में दान और चढ़ावे में अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग की जाएगी। संजय राउत ने केवल मोहन भागवत को नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के बीच बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आप सब चलेंगे हमारे साथ, वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिल्म 3 इडियट सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं है, ये बयान देने के बाद अभिनेता आमिर खान की जमकर आलोचना हो रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आमिर का ये बयान दिखाता है कि सरकार के खिलाफ हिम्मत दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
मनोज झा ने सवाल किया कि इतने सालों से लोग रैंचो के किरदार को सोनम वांगचुक ही मानते थे, तो अब आमिर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अचानक से वो ऐसा क्यों कहने लगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी लिखा कि आमिर का जवाब शालीन जरूर था, लेकिन बहुत फीका था। उन्होंने कहा कि आज के आमिर पहले वाले आमिर जैसे नहीं लगते। उन्होंने 3 इडियट्स और सत्यमेव जयते का भी जिक्र किया। भूषण ने कहा कि उन फिल्मों और कार्यक्रमों ने समाज के कई बड़े मुद्दे उठाए थे, उनमें सोनम वांगचुक जैसी प्रेरक कहानियां भी शामिल थीं। पीओके के गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। हाल ही में बल्तिस्तान में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच सत्ता साझेदारी हुई। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान विधानसभा में इसे अलग प्रांत का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्षी नेता और अन्य विधायकों ने हस्ताक्षर कर इसे पाकिस्तान सरकार को भेजा है। अब इसे लागू करने के लिए पाकिस्तान की संसद में संविधान संशोधन करना होगा। इससे पहले 2019 में भी इसे प्रांत बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था। भारत का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले किसी भी एक तरफा बदलाव को वो अवैध मानता है। इस मुद्दे से अब दोनों देशों के बीच और जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने के संकेत मिलते हैं। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.